ओके, सो गुड आफ्टरनून क्लास। तो चलिए क्लास, आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ लेते हैं। आप लोगों की बुक आई गई चैप्टर नंबर 10 या 11 जो भी था, कोरिलेशन उसका नाम है। हम बस नाम जानते हैं, नंबर नहीं जानते चैप्टर का। हाँ, तो भाई आपके बुक का चैप्टर नंबर 14 हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कोरिलेशन एंड इट्स मेजर्स। समझ में आ रहा है क्लास? तो हम लोगों ने 2 दिन कोरिलेशन में देखा कि सर कोरिलेशन क्या होता है। तो कोरिलेशन हमारा बाईवेरिएट एनालिसिस टूल होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं सर, जिसमें हम लोग 2 वेरिएबल सीरीज का क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। और इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं कि सर 2 सीरीज के जो वेरिएबल्स है उनके बीच में क्या रिलेशन बैठ रहा है, उसी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरिलेशन बोलते हैं। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद सर हम लोगों ने देखा था कि कोरिलेशन को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास क्या क्या उसके क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। तो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कोरिलेशन देखा। फिर हम लोगों ने उसके बाद क्या देखा सर, डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन देखा। और इसके बाद लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या डिस्कस करने वाले हैं, मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग कोरिलेशन। कि सर ये जो कोरिलेशन है इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है या कैसे इसको डिटरमाइन किया जाता है। समझ में आ रहा है? तो उस केस में बेटा हम लोगों ने देखा था कि सर हम लोग के पास टोटल 6 मेथड्स होते हैं कोरिलेशंस को डिटरमाइन करने के लिए, जिसमें हम लोगों को मेन जो है वो 3 ही मेथड पढ़ के चलना है। सबसे पहले जो है हम लोगों का स्कैटर डायग्राम है। स्कैटर डायग्राम के बाद कौन सा सर हम लोगों का कार्ल पियर्सन मेथड है। और कार्ल पियर्सन के बाद क्या है, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। तो यही 3 मेथड्स हैं जो हमारे सिलेबस में है। बाकी इसके अलावा जो अदर मेथड्स हैं वो हमारे सिलेबस में कवर नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इसमें से जो सर स्कैटर डायग्राम वाला जो मेथड होता है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि सर स्कैटर डायग्राम के केस में क्या होता है भाई, ये बताओ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कब रहता है सर, जब हम लोगों का जो डायग्राम रहता है वो कैसे जाता है सर, जब वो अपवर्ड जाता है स्ट्रेट लाइन से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। परफेक्ट निगेटिव कब होता है सर, परफेक्ट निगेटिव के केस में ये क्या होता है सर, सर ये होता है हमारा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। समझ में आ रहा है? परफेक्ट निगेटिव के केस में क्या होता है सर, ग्राफ मेरा डाउनवर्ड रहता है, स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। समझ में आ रहा है? उसके बाद मैंने बताया था फिर क्या होता है सर, हम लोगों का होता है हाई पॉजिटिव कोरिलेशंस। क्या होता है, हाई पॉजिटिव कोरिलेशंस। ये क्या होता है सर, ये पॉजिटिव, ये क्या रहता है, ये परफेक्ट पॉजिटिव रहता है, ये परफेक्ट निगेटिव रहता है। तो परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशंस के केस में याद होगा मैंने बताया था कि उस केस में जो कोरिलेशन की जो डिग्री रहती है, ये कोरिलेशन को जो कोफिशिएंट रहता है वो किसके बराबर रहता है, इक्वल्स टू 1 और -1। समझ में आ रहा है? सर हम लोग का जब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होता है तो इस केस में क्या होता है सर, इस केस में जो कोरिलेशन कोफिशिएंट रहता है वो किसके बराबर रहता है, +1 के बराबर। और परफेक्ट निगेटिव के केस में किसके बराबर रहता है, -1 के बराबर। समझ में आ रहा है? फिर हम लोगों ने देखा था कि क्या बोलते हैं, वेरी हाई पॉजिटिव कोरिलेशन होता है और उसके बाद क्या होता है वो क्या बोलते हैं, वेरी निगेटिव कोरिलेशन। समझ में आ रहा है? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटेड पॉजिटिव भी बोलते हैं और लिमिटेड निगेटिव भी बोलते हैं। तो सर उस केस में क्या होता है भाई, लिमिटेड पॉजिटिव कोरिलेशंस में देख लो, अगर हम जैसे इसको डायग्राम के थ्रू अगर प्लॉट करते हैं तो सर हम लोगों के पास 2 सीरीज है। 2 सीरीज के क्या दे रखे होंगे, वेरिएबल्स दे रखे होंगे। और सर अगर हम उनको प्लॉट करते हैं तो वो कुछ ऐसे होते हैं। समझ में आ रहा है? यानी वो ग्राफ में क्या होता है सर, एक रेंज में जो डायग्राम है ये थोड़ा स्कैटर होके चलता है। समझ में आ रहा है? तो सर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटेड पॉजिटिव कोरिलेशन। फिर सर एक होता है हम लोगों के पास लिमिटेड निगेटिव कोरिलेशन। तो लिमिटेड निगेटिव कोरिलेशन के केस में क्या होता है सर, हम लोगों के वैल्यूज़ ऐसे रहती हैं भाई, और इसमें क्या होता है सर, इसमें ही हम लोग का ये वैल्यूज़ जो रहता है वो, समझ में आ रहा है नहीं, वैल्यूज़ को हम क्या कर रहे हैं, जैसे क्या होता है ग्राफ पे जब प्लॉट किया जाता है तो जो डायग्राम्स बनते हैं वो थोड़ा स्कैटर्ड होकर बनते हैं। स्कैटर का मतलब क्या होता है, फैला हुआ। ऐसे डॉट डॉट्स के फॉर्म में क्या होते हैं, वेरिएबल्स को हम लोग प्रेजेंट करते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये क्या होता है सर, ये होता है मेरा लिमिटेड नेगेटिव कोरिलेशन। फिर मैंने बताया था कि ये क्या होता है सर, ये होता है हम लोग का परफेक्ट पॉजिटिव होता है। और ये क्या होता है सर, ये हम लोगों का परफेक्ट नेगेटिव होता है। समझ में आ रहा है? ये क्या होता है सर, ये परफेक्ट नेगेटिव का होता है ग्राफ। उसके बाद सर हम लोगों का होता है राउंड शेप रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नो कोरिलेशन बोलते हैं। समझ में आ रहा है? या इसको क्या बोला जाता है, जीरो कोरिलेशंस बोला जाता है।
सर जब दो वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप क्या होता है, इस्टेब्लिश नहीं करता है, तो उस केस में जो हम लोग का जो क्या होता है स्कैटर्ड डायग्राम होता है वो ऐसे बनता है सर्कुलर फॉर्म में। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसको हम लोग बोलते हैं ज़ीरो कोरिलेशन, या फिर क्या बोला जाता है, नॉन लीनियर कोरिलेशंस बोला जाता है। समझ में आ रहा है, या लैक ऑफ कोरिलेशन होता है। तो ऐसे ही सर हम लोगों का क्या होता है, ऐसे हम लोग जो है स्कैटर्ड डायग्राम के थ्रू जो है अपने कोरिलेशंस को डिटरमाइन करते हैं। तो सर ये हो गया हम लोग का फर्स्ट मेथड, जो ऑलरेडी हमने उस दिन आप लोगों को बताया था, और आपके बुक में पेज नंबर 449 और 450 पे इसका डायग्राम्स दे रखा था, जिसको मैंने बोला था कि इसको जो है आप लोग वहाँ से रेफर कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है क्लास? सर उसके बाद जब हम लोग को आज जो सेकेंड मेथड डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है कार्ल पियर्सन का। कौन सा मेथड डिस्कस करना है? कार्ल पियर्सन मेथड ऑफ फाइंडिंग कोरिलेशंस। तो ये समझ में आ गया ना बेटा सबको, कि ये हो सकता है एग्जाम में पूछ सकता है कि ये इस टाइप का डायग्राम जो कौन सा कोरिलेशन रिप्रेजेंट करता है। तो छोटा सा क्या होगा, आपको ग्राफ बना के दे देगा और इनका पूछ सकता है, और इवन हो सकता है इस केस में डिग्री पूछ ले कि भाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या होगी। तो लिमिटेड पॉजिटिव और लिमिटेड नेगेटिव की भी मैंने बताया था, क्या होता है सर इस केस में डिग्री? हाँ, -1 से 0, और उसके बीच में जो भी रहेगा वो इसमें रहता है। समझ में आ रहा है? और नो कोरिलेशन के केस में कुछ नहीं रहता है, 0 रहता है, मतलब कोरिलेशन ही नहीं वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है क्लास? क्लियर हो रहा है ना कि भाई लिमिटेड नेगेटिव के केस में डिग्री ऑफ ये कोरिलेशन क्या रहेगा? पॉजिटिव। अगर हम लोग लिमिटेड पॉजिटिव की बात करते हैं तो उस केस में क्या रहेगा सर, 0 से लेकर +1 के बीच में रहेगा। समझ में आ रहा है? और सर अगर हम लोग इसमें बात करते हैं लिमिटेड नेगेटिव कोरिलेशंस की, तो इस केस में क्या होगा, -1 से लेकर 0 तक में रहेगा। और आपको पता है जब हम लोग नेगेटिव में जाते हैं तो नेगेटिव में क्या होता है, हम लोग हमेशा जो क्या रहता है स्मॉल वेरिएबल रहता है वो हमारा लार्ज वेरिएबल से बड़ा रहता है, लाइक -0.25 इज ग्रेटर देन -0.75। समझ में आ रहा है? तो उस केस में ऐसे इसके डिग्रीज क्या होते हैं, वेरी करते हैं। समझ में आ रहा है क्लास? अब उसके बाद जो हम लोगों को सर आज जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है कार्ल पियर्सन मेथड ऑफ फाइंडिंग कोरिलेशन। तो हो गया होगा आई गेस, ये आपकी बुक में ही दे रखा है डायग्राम वाला। अब हम लोग चलो तो सर अब जो हम लोग को डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सर तो जो कार्ल पियर्सन ने फॉर्मूला बताया था कोरिलेशन मेजर करने का, आइए हम लोग उसकी बात करते हैं। तो देखो जो कार्ल पियर्सन जो थे बेटा, तो उन्होंने जो सबसे जो पहला फॉर्मूला दिया था कोरिलेशन निकालने का, उन्होंने दिया था ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस। याद है ना, स्टैंडर्ड डेविएशंस हम लोग पढ़े थे। तो स्टैंडर्ड डेविएशंस के बेसिस पे उन्होंने अपना जो है सबसे पहला फॉर्मूला बताया था, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्ल पियर्सन मेथड ऑफ फाइंडिंग कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस। समझ में आ रहा है? उसके बाद उन्होंने फिर अज्यूम मीन मेथड से एक फॉर्मूला दिया था, और एक स्क्वायर ऑफ वैल्यू मेथड का उन्होंने फॉर्मूला बताया था। समझ में आ रहा है? तो आइए हम लोग करके एक एक करके सारे फॉर्मूलेस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सर तो इन्होंने जो सबसे पहला जो फॉर्मूला दिया था कोरिलेशन को फाइंड आउट करने का, इन्होंने बताया था R इज इक्वल्स टू कोवेरियंस बिटवीन x एंड y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ y।
सर यानी हमारे सामने अगर दो सीरीज दे रखी है, एक एक्स सीरीज और एक वाई सीरीज है, तो सर उस केस में अगर हमको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है तो सर उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सर कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई, यानी दो सीरीज है उसके बीच में जो क्या है कोवेरिएंस है, या कहा जाता है कंबाइंड वेरिएंस, समझ में आ रहा है। तो कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, और यही फॉर्मूला तुम्हारा ऐसे ही बन सकता है, यही सेम फॉर्मूला कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट वेरिएंस ऑफ वाई। याद है ना ये वेरिएंस को, वेरिएंस का मतलब क्या होता है, क्या नाम है इसका सोनाली, वेरिएंस किसके बराबर होता है, वेरिएंस को क्या बोला जाता है? सौम्या क्या होता है वेरिएंस? यस वेरी गुड, स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं वेरिएंस बोलते हैं, समझ में आ रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशंस का वेरिएंस सर किसके बराबर होता है? सर वेरिएंस को हम लोग क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशंस का स्क्वायर बोलते हैं, समझ में आ रहा है। तो सर देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट वेरिएंस, इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं इनटू उसको अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट वेरिएंस ऑफ वाई, समझ में आ रहा है। तो इस फॉर्मूले को अगर नोट करना हो तो नोट कर लो। इसके बाद हम यहाँ पे बताएंगे कि ये कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई का मतलब क्या होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई ये तो पहले से ही पता होगा, ये तो ऑलरेडी पता है कि नहीं पता है कि भूल चुके हो उसको? क्या हो गया, खुशी भूल चुकी है कि याद है? याद है ना, हाँ तो इतना नोट कर लो। अच्छा बताए, इसी मेथड को जो है प्रोडक्ट मोमेंट मेथड भी बोला जाता है, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को ही प्रोडक्ट मोमेंट मेथड भी बोलते हैं। लिख लो, माइट भी एमसीक्यू में पूछ सकता है प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। हो गया ये सर। अब यहाँ पे हम लोग आइए ये जानते हैं कि सर ये जो कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई है इसका क्या मतलब होता है। तो सर जो मेरा कोवेरिएंस एक्स एंड वाई है, कोव एक्स एंड वाई, ये हमेशा ये मेरा पता है किसके बराबर होता है, ये मेरा बराबर होता है समेशन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन एन। किसके बराबर होता है सर ये समेशन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन एन। सर ये डी एक्स और डी वाई क्या होता है, तो डी एक्स हमारा रहता है डेविएशंस ऑफ एक्स सीरीज, समझ में आ रहा है, फ्रॉम इट्स मीन, और सर डी वाई क्या रहता है मतलब समेशन ऑफ वाई सीरीज का जो भी क्या रहता है ऑब्जर्वेशंस रहता है उसके मीन में से क्या होता है जो उसका डेविएशन रहता है उसके सम को हम लोग क्या बोलते हैं डी वाई बोलते हैं, समझ में आ रहा है। और इन दोनों का क्या किया जाता है, जब प्रोडक्ट करके समेशन लिया जाता है और एन से जब डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलता है कॉव एक्स एंड वाई मिलता है।
जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई। समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे मैंने बोला ना, इसका जो फॉर्मूला रहता है ये रहता है सर समेशन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन एन। तो यहाँ पे सर ये जो डी एक्स है सर, ये डी एक्स मेरा किसके बराबर होता है? तो सर डी एक्स मेरा जो है यहाँ पे देखो आप, और सर यहाँ पे डी वाई किसके बराबर होता है? डी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस वाई बार। समझ में आ रहा है? सर वाई क्या है? तो वाई भाई सारे ऑब्जर्वेशन है, एक्स इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्स सीरीज एंड वाई इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ वाई सीरीज। समझ में आ रहा है? इसमें से हम लोग क्या करते हैं, इसके मीन को माइनस करते हैं तो हमको क्या मिलता है सर, डी एक्स मिल जाता है और डी वाई मिल जाता है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए जो कोवेरियंस इसका एक और फॉर्मूला बनता है, एक्स माइनस एक्स बार इंटू समझ में आ रहा है? इसीलिए क्या होता है सर, इसका कई बार इसकी जगह ये फॉर्मूला भी होता है। यानी हो जाता, अगर मान लो तुमसे अगर क्या हो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ क्या बोलते हैं, कोरिलेशन बाय कार्ल पियर्सन मेथड्स। समझ में आ रहा है? और उसमें मान लो तुमको कोवेरियंस ना दिया, मान लो नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन दे दे या वेरिएंस ऑफ एक्स और वेरिएंस ऑफ वाई दे दे, बट सर हमको ये नहीं दिया है कि भाई कोवेरियंस मेरा क्या होगा। और मान लो उसकी जगह तुमको क्या दे दे कि भाई ऑब्जर्वेशन है और उसका क्या है, मीन से डिफरेंस ये दे रखा है, तो उस केस में क्या होगा सर, हमको इस फॉर्मूले में रख के अपने कोवेरियंस को फाइंड आउट करना रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको फॉर्मूले में रख के सॉल्व करेंगे। तो इससे ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा के ऊपर का क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। समझ में आ रहा है? क्योंकि एमसीक्यू में वो बहुत डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देंगे ही नहीं कि तुमको पहले एक एक्स सीरीज दे दे, एक वाई सीरीज दे दें, कहे भैया पहले तुम उसका मीन निकालो, फिर मीन के बाद क्या निकालो, डेविएशंस निकालो, डेविएशंस निकाल के फिर क्या निकालो, कोवेरियंस निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। तो तुमको नहीं लग रहा बहुत ही लंबा प्रोसेस जाएगा? तो इस वजह से क्या होगा, ऐसे फॉर्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन हम लोगों को देखने के लिए मिलने वाले हैं। समझ में आ रहा है? तो इतना हो गया है सबका। अब देखो इसी फॉर्मूले से डिराइव होके एक और फॉर्मूला बनता है। समझ में आ रहा है? इसी सेम फॉर्मूले से डिराइव होके क्या होता है, एक और फॉर्मूला बनता है, समेशन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। सेम ये जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को जब हम क्या करते हैं, मान लो यहाँ पे क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारी वैल्यू है ना एक्स और वाई, उसके ऊपर जब हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं, मतलब क्या करते हैं, ब्रीफ करते हैं, तो हम लोगों का यही सेम फॉर्मूला जो है आगे चल के क्या होता है, बदल को जाता है समेशन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो वो फॉर्मूला भी कैसे आता है, क्या यहाँ पे हम लोग चलिए उसको भी सीखते हैं कि भाई सर ये जो फॉर्मूला आप बता रहे हो, ये फॉर्मूला भी यहाँ पे कैसे आ रहा है। समझ में आ रहा है? नेट कृष्णा आराम से बाहर वहाँ काउंटर पे कवर स्टडी कॉपी रखी है, ठीक है, ले आओ।
सर तो इसका जो है यहाँ पे हम लोग को एक फॉर्मूला और दे रखा है, हमारी बुक में ही है कि ये जो स्टैंडर्ड डेविएशंस के बेसिस पे हमने जो फॉर्मूला पढ़ा सर, पहला फॉर्मूला क्या है, कोवेरियंस एक्स एंड वाई अपॉन क्या होता है भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ वाई। सर एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा, फिर वहाँ पे हम लोगों ने याद अभी कोवेरियंस का एक फॉर्मूला देखा भाई, कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है सर, तो सर कोवेरियंस का भी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा, क्या होता है सर, समेशन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन क्या होता है भाई, अपॉन एन होता है। ये फॉर्मूला भी ध्यान में है। और सर हम लोग का यहाँ पे ये कोरिलेशन को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या था, कोवेरियंस एक्स एंड वाई अपॉन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ वाई, ये फॉर्मूला था। अब ये तो क्या कोवेरियंस एक्स एंड वाई की जगह क्या हम ये वैल्यूज रख दें सर, अब यहाँ पे जो कोवेरियंस एक्स एंड वाई है इसकी जगह हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये फॉर्मूला रख रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो सर यहाँ पे अगर हम इस फॉर्मूले को रखते हैं, R इज इक्वल्स टू समेशन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन क्या होगा सर, अपॉन एन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ वाई, ये फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला होगा। समझ में आ रहा है कि भाई हमने यहाँ पे क्या किया सर, कोवेरियंस की जगह हमने क्या रख दिया, समेशन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन एन अपॉन क्या हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ वाई। समझ में आ रहा है। सर कोवेरियंस का जो एक्चुअल फॉर्मूला है, कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है सर, मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस ऑफ सीरीज एक्स इंटू डेविएशंस ऑफ सीरीज वाई अपॉन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई बोलते हैं। समझ में आ रहा है। सर अब कोवेरियंस की जगह हमने क्या कर दिया, हमने इसका डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला रख दिया है। तो ध्यान से देखो, क्या यही सेम फॉर्मूला हम लोगों का यहाँ पे ये बन जाएगा, नहीं बन जाएगा सर, R इज इक्वल्स टू समेशन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन क्या होगा, अपॉन एन, और डिवाइडेड बाई क्या होगा सर, डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ वाई जाएगा। आपको ही पता है जैसे क्या होता है सर, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो ये अपॉन ये 1 है, समझ में आ रहा है। तो सर जैसे यहाँ पे क्या होगा, R का फॉर्मूला क्या बनेगा सर, समेशन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन क्या हो जाएगा सर, अपॉन एन इंटू 1 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। देयरफॉर क्या होता है, देयरफॉर सर कोरिलेशन इज इक्वल्स टू समेशन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन क्या हो जाता है, एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ वाई। समझ में आया। तो सर हम लोगों का ये भी क्या होता है, एक फॉर्मूला रहता है कोरिलेशन को फाइंड आउट करने का, जो कि किसके आधार पर है, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट के आधार पे निकल के आया है एक और फार्मूला। और ये फार्मूला हमारे किसके आधार पे है, स्टैंडर्ड डेविएशंस के बेसिस पे। सर ये फार्मूलाज हैं क्या कैलकुलेट करने के लिए, कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए। समझ में आया कि फार्मूला कैसे आया है। तो इसको भी नोट कर लो, जो फार्मूला का ये कि कैसे सर ये फार्मूला निकल के आया है। और अभी इसी से पता है एक और फार्मूला बनता है जो हम लोग का किसके बेसिस पे होता है, स्टैंडर्ड डेविएशंस के बेसिस पे होता है। अच्छा मान लो किसी क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट ऐसे मान लो कोवेरियंस निकालने के लिए दे दे और तुमको मान लो डेविएशंस ऑफ सीरीज एक्स और सीरीज वाई का जो है प्रोडक्ट का सम दे दे, तो क्या हम लोग निकाल लेंगे कोवेरियंस। ये लिख लो इतना,
उसके बाद यहाँ पे हो गया ये सबका। मतलब फॉर्मूले का लॉजिक समझ में आ रहा है ना कि कैसे सर ये फॉर्मूला निकल के आ रहा है। देखो अगर कई जगह क्या होता है कि ऐसे रटवा दिया जाता है कि भाई कोरिलेशन को फाइंड आउट करने का एक ये फॉर्मूला है, उसके बाद फिर ये के फॉर्मूला है, बट इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि भाई कोवेरिएंस की जगह हमने क्या रख दिया, इसको रखा तो मेरा क्या हो गया, वो फॉर्मूला एक निकल के आया। अब देखो इसी से क्या होगा, अभी हमारे एक और फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखो कोवेरिएंस का फॉर्मूला सर हमको पता है ये है, और ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है कृष्णा, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट सीरीज का, बताओ क्या होता है, क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, बताओ पीछे क्या नाम है, बंटी बताओ क्या होता है। हाँ डायरेक्ट मेथड का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूलेज ही डायरेक्ट पूछ देंगे, और फॉर्मूला किसी को याद नहीं है। डायरेक्ट एमसीक्यू में फॉर्मूला पूछेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, और वो एक मार्क्स का फ्री का मार्क्स रहेगा एकदम। क्या होता है भाई स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, जल्दी बताओ। क्या, यस क्या होता है सर, समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन होता है, समझ में आ रहा है। सर तो देखो अभी हम लोग ने जो फॉर्मूला देखा सर कोरिलेशन का, वो क्या था सर, आर इज इक्वल्स टू कोवेरिएंस एक्स एंड वाई अपॉन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ये फॉर्मूला है। अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स सर किसके बराबर होगा, सर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मेरा किसके बराबर होगा सर, समेशन डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन, क्या ये होगा कि नहीं होगा। और ये तो सर यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई किसके बराबर होगा सर, क्या होगा, अंडर रूट समेशन डी वाई स्क्वायर अपॉन क्या होगा, एन होगा। समझ में आ रहा सबको कि सर ये फॉर्मूला क्या होगा, सर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू समेशन डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन, और क्या होगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सीरीज वाई अगर फाइंड आउट करने को तो कैसे होता है सर, वही डेविएशंस का स्क्वायर अपॉन क्या होता है, नंबर ऑफ आइटम्स। समझ में आ रहा है ना। अच्छा ये डी पता है ना क्या होता है, क्या होता है सर, x माइनस एक्स बार होता है, और उसका क्या किया जाता है सर, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर लेके क्या किया जाता है, उसका जब सम किया जाता है तो हमको डी एक्स स्क्वायर निकल के आता है। ये पता है ना समेशन डी एक्स स्क्वायर, ये भी भूल चुके हो। हाँ तो सर इस केस में अब हमको क्या करना है, अब देखो हम लोगों ने सर फॉर्मूला देख लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सीरीज एक्स ये है और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सीरीज वाई ये है, समझ में आ रहा है। अब यह तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशंस की जगह क्या हम इसको रख सकते हैं, इस चीज़ को अपने फॉर्मूले में हम क्या यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं, और कोवेरिएंस की जगह क्या हम ये सेम वैल्यू रख सकते हैं। तब देखो यहाँ पे क्या होगा सर, देयरफॉर आर विल बी इक्वल्स टू समेशन डी एक्स इंटू डी वाई। अच्छा पता है ना डी एक्स इंटू डी वाई क्या रहेगा सर, डेविएशन ऑफ सीरीज एक्स इंटू डेविएशन ऑफ सीरीज वाई। मान लो एक्स और वाई दो सीरीज दे रखी है, फिर उन दोनों का जो डेविएशंस आया है, तो पहला डेविएशन इंटू यानी सीरीज एक्स इंटू सीरीज वाई का जो डेविएशंस रहेगा, उन सब का हम लोग क्या करेंगे, टोटल प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट करने के बाद क्या किया जाएगा, लास्ट में ऐड किया जाता है, तब ये हमारा फॉर्मूला बनता है। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। अपॉन क्या हो जाएगा सर, अपॉन ये एन था, ये समझ में आ रहा है। अब देखो इसके जगह हम क्या रखने जा रहे हैं, अंडर रूट डी एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, इंटू क्या होगा सर, इंटू यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट डी वाई स्क्वायर अपॉन एन। यहाँ तक समझ में आया कि सर ये हमने क्या रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स की जगह क्या रख दिया, ये रख दिया, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई की जगह हम लोगों ने क्या रख दिया,
इसकी वैल्यू हम लोग ने पुटअप कर दी। समझ में आया कि भाई ये क्या हुआ है यहाँ तक सबको? सर इसके बाद क्या होगा, अब देखो इसके बाद ध्यान से देखना है इसको कि सर अब ये जो दो सीरीज़ है, समझ में आ रहा है, ये जो दो सीरीज़, सर इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, किन दोनों को, इन दोनों को, तो देखो यही सेम फॉर्मूला क्या होगा मेरा, क्या ऐसे बनेगा सर, आर विल बी इक्वल्स टू समेशन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन एन, अपॉन क्या हो जाएगा सर ये, अब देखो आपको पता होगा जब रूट इंटू रूट होता है तो क्या हो जाएगा सर ये, देखो अंडर रूट डी एक्स स्क्वायर इंटू समेशन डी वाई स्क्वायर। अब देखो अपॉन क्या होगा सर, अपॉन यहाँ पे अब देखो n इंटू एन क्या होता है, n स्क्वायर होता है, और इसका अगर रूट हटा देंगे तो वो n बन जाएगा। समझ में आ रहा है n इंटू एन क्या होता है सर, n स्क्वायर होता है, और अंडर रूट एन स्क्वायर क्या हो जाता है, n हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो सर ये क्या हो जाएगा सर, ये हमारा n बनेगा अपॉन ये n हो गया। समझ में आ रहा है सबको? अब क्या होगा, अब देखो ध्यान से, क्या ये n से क्या ये n कैंसिल हो जाएगा, क्या ये n से ये n कैंसिल हो जाएगा तो सर उस केस में जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, आर इज इक्वल टू समेशन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन आर इज इक्वल टू व्हाट, समेशन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन क्या हो जाएगा, अंडर रूट समेशन डी एक्स स्क्वायर इंटू समेशन डी वाई स्क्वायर। समझ में आ गया? ये जो फॉर्मूला बना है सर, समेशन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन क्या हो जाएगा, अंडर रूट समेशन डी एक्स स्क्वायर इंटू समेशन डी वाई स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो सर ये हमारा क्या है, ये तीसरा फॉर्मूला है जो मैंने किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। समझ में आ गया? तो सर ये तीन फॉर्मूले थे किसको फाइंड आउट करने के लिए, कोरिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस। समझ में आ गया क्लास? तो इसको भी नोट कर लो। अब ये जैसे ही हो जाए फिर हम आपके बुक से क्या कर रहे हैं, इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूलाज कैसे निकल के आ रहे हैं, इसका लॉजिक समझ में आ रहा है ना? ये जो फॉर्मूलाज हमने यहाँ पे इसको डिराइव किया है, कह रहे हो सर इतना फॉर्मूला हम लोग परेशान हो गए पढ़ पढ़ के। पर स्टैट्स में जान लो यही खेल करेगा, फॉर्मूलाज पूछ देगा। कम से कम मानो तो अगर 40 मार्क्स का पेपर आएगा तो उसमें से मान लो 5 से 10 मार्क्स डायरेक्ट फार्मूलाज पूछेगा कि इस केस में फॉर्मूला क्या होगा फाइंड आउट करने का। हाँ हाँ, मतलब 40 क्वेश्चन रहेगा ना। हाँ 60 क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, 40 क्वेश्चंस रहेंगे 1.5 मार्क्स के। 60 क्वेश्चंस होंगे, 40 करना है। अच्छा 60 क्वेश्चंस ओवरऑल रहेंगे। अच्छा, और हर एक क्वेश्चन तुम लोग का, हाँ ये तो आया था कि टोटल 60 क्वेश्चंस रहेंगे, 60 में से कोई आपको 40 करना रहेगा सिलेक्टिवली। अच्छा नहीं, जब एमसीक्यू जब पेपर अटेम्प्ट करी नहीं करी आज तक, ये खुशी किसका, इसका? अच्छा तो एंट्रेंस नहीं, अब इसका जब आएगा तो इसका करना तब पता चलेगा। जब वो वहाँ क्या था, वहाँ तो सारे सब्जेक्ट्स कंबाइंड थे ना, अब इंडिविजुअल जब पेपर होगा तब पता चलेगा। खैर ये कि बीकॉम में बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल का नहीं लेके जाएगा। और हम बता तो रहे हैं तुम लोग के जो यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं वो मतलब हमको लगता नहीं है कि इससे बाहर कुछ देंगे।
जितना आपके बुक में एमसीक्यू कवर है वो उतना ही कवर करेंगे। चलो ये हो गया होगा आई गेस, सबका हो गया है ना। ये आर है, इसको कुछ और यहाँ पे ये बैलून वलून मत समझ लेना, ये आर यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब आर है, समझ में आ रहा है, ऐसे स्मॉल आर इसको बोलते हैं। अब हम तो ऐसे आर बनाते थे बट यहाँ पे इसको ऐसे रिप्रेजेंट करता है। चिड़िया भी कह सकते हो उसको, ऐसे बर्ड बनती थी पहले, मतलब बचपन ऐसा ड्राइंग बनाते थे तो उसमें ऐसे हम लोग बर्ड्स बनाते रहते थे। चलो तो बेटा जिसका भी हो गया आप लोग अपनी बुक में पेज नंबर 456 पे आ जाओ। पेज 456 पे इलस्ट्रेशन नंबर 6 है। देखो इसी टाइप से अब डायरेक्ट क्वेश्चंस आप लोगों के पूछेंगे, समझ में आ रहा है। मिल गया सबको। अब देखो अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा और आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे। तो बेटा ये एसएम शुक्ला की बुक में है, पेज नंबर 456 पे है, इलस्ट्रेशन नंबर 6। देखो यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। हमको क्या निकालना है सर, कार्ल पियर्सन का वो ही निकालना है, कोरिलेशन निकालना है, समझ में आ रहा है। और उसके सर हमको वैल्यूज यहाँ पे दे रखी हैं, तुमको नहीं बुक दिख रही है, कैसे देख रही हो, वहाँ पे बुक रखी हुई है। हाँ चलो, हाँ चलो तब देखो उसमें सर यहाँ पे हमको दे रखा है देखो हमको 2 सीरीज है, एक सीरीज एक्स और सीरीज वाई है, उसका क्या दे रखा है सर, सबसे पहले तुमको मीन गिवन है, क्या गिवन है, मीन गिवन है। उसके नीचे क्या गिवन है, देखो स्टैंडर्ड डेविएशंस गिवन है, क्या गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशंस गिवन है। और नीचे क्या दे रखा है सर, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन्स इज 75। समझ में आ रहा है क्वेश्चन। सर ये क्वेश्चन में देखो हमको क्या क्या गिवन है, और इसमें पता है अब इस क्वेश्चन में देखोगे तो कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है जो हमारे काम की नहीं है, समझ में आ रहा है। तो अब सर इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं। और देखो कार्ल पियर्सन के मेथड से याद होगा, सबसे पहले हम लोगों ने 3 फॉर्मूलाज अभी तक देखे हैं। अब देखो सर इसमें हमको क्या क्या फाइंड आउट करना है, तो सर इसमें हमको जो है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करना है, समझ में आ रहा है। और सर उसके अभी हम लोग ने देखे हैं अब तक सर हम लोगों के ध्यान में 3 फॉर्मूले थे। सर सबसे पहला फॉर्मूला था R इज टू कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ वाई। सर एक तो ये फॉर्मूला था। सर उसका दूसरा फॉर्मूला क्या आया है सर, समेशन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन क्या होता है, अपॉन एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ 5। और सर एक और अभी हम लोग ने जस्ट फॉर्मूला देखा था, वो फॉर्मूला क्या था सर, समेशन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन क्या था सर, अपॉन अंडर रूट समेशन डी एक्स स्क्वायर इंटू समेशन डी वाई स्क्वायर। समझ में आ रहा है सर। ये 3 फॉर्मूला है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने का ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस। सर अब करंट क्वेश्चन में हमको क्या क्या डिटेल्स दे रखी हैं, आइए हम लोग इसको चेक करते हैं। तो देखो सर सबसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमको दे रखा है सर, सबसे पहले हमारे सामने 2 सीरीज है, एक सीरीज एक्स और एक सीरीज वाई है। और सर उसका क्या क्या हमको गिवन है, मीन गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशंस गिवन है और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन्स गिवन है, समझ में आ रहा है। और नीचे क्या गिवन है, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो सर अब यहाँ पे हमको जो है क्या क्या गिवन है, तो अब हम देखो एक्स और वाई है। अब देखो मीन क्या है सर, दोनों सीरीज का मीन अगर हम बोलेंगे तो मीन क्या है सर, मीन ऑफ एक्स एंड मीन ऑफ वाई। तो सर मीन ऑफ एक्स हमको गिवन है 31 है और 61 है, समझ में आ रहा है क्लास। सर उसके बाद हमको क्या गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स गिवन है और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई गिवन है। तो एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है,
क्या है 3.25 है, और सर इसका कितना है 3.35 है। और सर उसके बाद देखो हमको क्या गिवन है, देखो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन है, यानी क्या है सर, ये प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन है ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम द रिस्पेक्टिव मीन्स। इट मीन सर हमको क्या गिवन है, ये समेशन डी एक्स इंटू डी वाई गिवन है। क्या गिवन है, समेशन डी एक्स इंटू डी वाई। समझ में आ रहा है भाई, डी एक्स और डी वाई क्या है मान लो एक बार यहाँ पे एक सीरीज हम एक बार बता भी दे रहे हैं सर, एक सीरीज x है और ये सीरीज y है। समझ में आ रहा है सर, एक सीरीज x और ये सीरीज y है। मान लो अब इन लोगों का हम लोगों ने क्या निकाल लिया है, मीन निकाल लिया है। तो भाई सीरीज x का मीन क्या होगा सर, समेशन x अपॉन n होगा, और सर सीरीज y का मीन क्या होगा, y बार इज इक्वल्स टू समेशन y अपॉन n होगा। समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे अब हम हर एक ऑब्जर्वेशन से डेविएशंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डेविएशंस। तो सर यहाँ पे क्या निकल के आएगा, dx निकल के आएगा। तो dx का क्या होगा सर, x माइनस एक्स बार होगा, और dy क्या होगा सर, dy विल बी y माइनस वाई बार। अब इन सब डेविएशंस को हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे, फिर हम क्या करेंगे dx इंटू डी वाई, dx इंटू डी वाई, मतलब यहाँ पे जितना डेविएशंस आएगा सारे डेविएशंस का हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट पहले लेंगे, फिर प्रोडक्ट लेके क्या करेंगे, हम उनका सम करेंगे। क्या करेंगे, सम करेंगे। समझ में आ रहा है सबको। तो सर यहाँ पे क्या होगा, dx इंटू डी वाई होगा। समझ में आ रहा है। फिर इसका जब हम सम करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस ऑफ x एंड y फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन। समझ में आ रहा है। इसी का जो समेशन रहता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समेशन dx इंटू डी वाई बोलते हैं। समझ में आ रहा है। और इसी को जब हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, कोवेरियंस मिलता है। कोवेरियंस यानी आमतौर पे दोनों में डेविएशन का मतलब भी क्या होता है, वेरिएंस होता है। डेविएशन मतलब क्या होता है, अंतर, वेरिएबिलिटी। तो यहाँ पे हमको क्या पता चलता है कि भाई ऑन द ओवरऑल कंबाइंड बेसिस कितना इनके बीच में वेरिएंस है, अंतर है, वेरिएबिलिटी है। समझ में आ रहा है। उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेरियंस बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो सर यहाँ पे हमको क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमको गिवन है समेशन dx इंटू डी वाई, जो कि क्या है सर 75 है। समझ में आ रहा है। इसके अलावा और नीचे क्या दे रखा है सर, नंबर ऑफ पेयर्स दे रखे हैं, यानी नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं सर, 10 है। समझ में आ रहा है। अच्छा पता है कोरिलेशन में हमेशा पेयर बनता है। जब बाइवीरिएट सीरीज रहती है तो x और y ये पेयर ऐसे चलता है, लाइक x और y का कंबाइंड पेयर रहता है। समझ में आ रहा है। तो इसको xy बोला जाता है। समझ में आ रहा है। तो सर यहाँ पे नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं, यानी इधर भी 10 आइटम है और इधर भी 10 आइटम है। समझ में आ गया। तो सर इससे हमको क्या निकालना है, कोरिलेशन निकालना है कि भाई दोनों सीरीज के बीच में क्या रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहा है। तो सर अब कोरिलेशन निकालने के लिए अभी बताओ कौन से फॉर्मूले से हम लोग निकाले हैं इसको कौन से फॉर्मूले से निकाला जाए। सर सेकेंड वाले फॉर्मूला मेरे ख्याल से इसमें फिट बैठ रहा है, क्योंकि देखो हमको क्या क्या गिवन है सर, समेशन dx इंटू डी वाई भी गिवन है, अपॉन हम क्या करेंगे, n करेंगे इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो हमको क्या होगा, ये हम लोगों का कोरिलेशन मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। क्योंकि हमको कोवेरियंस नहीं गिवन है, तो कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है सर, समेशन dx इंटू डी वाई अपॉन क्या होता है, n होता है, और इंटू हम क्या कर देंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो हमको क्या मिल जाएगा, कोरिलेशन कोफिशिएंट मिल जाएगा। चलो सर, तो इस केस में हम लोग कोरिलेशन किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करने वाले हैं। तो सर इस केस में हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं r इज इक्वल्स टू क्या होगा, समेशन dx इंटू डी वाई अपॉन क्या होगा, अपॉन n इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। सर तो यहाँ पे समेशन dx इंटू डी वाई क्या है 75 है, अपॉन क्या हो जाएगा 10 इंटू क्या हो जाएगा 3.25 इंटू क्या हो जाएगा 3.35। तो सर ये क्या होगा ये आई गेस जो है जो भी निकालोगे तो सर क्या होगा 75 अपॉन, अब देखो 10 इंटू 3.25 अगर करोगे तो कितना होगा, ये 32.5 होगा इंटू 3.35 108.875। कैसे तुम्हारा इतना आ रहा है क्या, ये इसको मल्टीप्लाई करिए तब इतना आ रहा है, कितना आ रहा है 108.875। अब 75 अपॉन इसको करोगे तो कितना आएगा, हाँ तो क्या आएगा सर, देयरफॉर हम लोग का जो कोरिलेशन है
वो अराउंड कितना आ रहा है सर, वो आ रहा है 0.688 समथिंग ऐसा आ रहा है। समझ में आ रहा है, तो उसको राउंड ऑफ करके क्या बोल दिया गया है, R इज इक्वल टू 0.7 क्या 69। समझ में आ रहा है। तो सर ये हम लोग को क्या क्या आ गया है, कोरिलेशन कोफिशिएंट निकल के आया है इस क्वेश्चन में। और देख रहे हो किसके बीच में है, -1 से लेकर +1 के बीच में। अच्छा अगर इसके हम बोलेंगे कि इसकी डिग्री क्या है, ये बताओ कैसा है, मतलब हाई है, लो है, कैसा ही है, परफेक्ट है, वेरी हाई डिग्री है, लो डिग्री है, किस टाइप का है ये, इसकी वैल्यू भाई किससे लेकर किसके बीच में है, तो ये मॉडरेट डिग्री कोरिलेशन है। कैसा ये, मॉडरेट डिग्री, क्योंकि इसका जो वैल्यू किसके बीच में है, 0.25 से लेकर 0.75 तक के बीच में। समझ में आ रहा है। तो इसका सर जो डिग्री है वो क्या है, मॉडरेट कोरिलेशन है, मॉडरेट डिग्री कोरिलेशन। समझ में आ रहा है। तो ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कोरिलेशन में देके कि भाई मान लो तुमको ऐसे नंबर दे देगा, भाई कोरिलेशन कोफिशिएंट आपका इतना है तो आप इसका डिग्री बताइए, और डिग्री में तुम्हें 4 ऑप्शंस दे देगा कि भाई वेरी हाई डिग्री है, वेरी लो डिग्री है, इस टाइप से आपको एक क्वेश्चंस दे देगा। समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया। चलो क्या हो गया उसके बाद एक क्वेश्चन और है, आइए देखते हैं। सिमिलर इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 7 भी हमको क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल डिटरमाइन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y एंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। समझ में आ रहा है। और देखो यहाँ पे क्या गिवन है सर, नंबर ऑफ आइटम्स गिवन है, मीन गिवन है, और नीचे क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन। क्या गिवन है सर, सम ऑफ, हाँ, समेशन dx स्क्वायर गिवन है और समेशन dy स्क्वायर है। समझ में आ रहा है। और हमको क्या निकालना है सर, इससे हम लोगों को कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना, और क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो ये निकालते हैं, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हो जाएगा सर। इलस्ट्रेशन नंबर 7 है, और देखो यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 9 भी दे रखा है। कौन सा क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 9। देखो यहाँ पे सर हमको गिवन है कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y इज 9.6। हमको क्या गिवन है, कोवेरिएंस गिवन है, कितना है सर कोवेरिएंस हमारा 9.6 है। और उसके बाद क्या गिवन है, देखो वेरिएंस ऑफ x एंड y आर 16 एंड 9। वेरिएंस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन x क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या नाम है, सोनाली, समझ पा रही हो जो बोल रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोवेरिएंस x और y का तुमको दे रखा है 9.6, और उसके बाद क्या दिया है, वेरिएंस ऑफ x और वेरिएंस ऑफ y दिया है। तो वेरिएंस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर बोलते हैं। तो देयरफॉर वेरिएंस विल बी व्हाट, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी व्हाट, अंडर रूट वेरिएंस। समझ पा रही हो जो बोल रहे हैं। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे पुटअप करेंगे और हमको क्या मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशंस मिल जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको डायरेक्ट फॉर्मूले में रख देंगे। पीछे समझ में आ रहा है, खुशी और ये चलो। और इसके अलावा ये यहाँ से लेकर देख रहे हो इलस्ट्रेशन नंबर 13 तक, इस टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चंस है जो आप लोगों के एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। मैं आपसे एक MCQ भी डिस्कस करना चाह रहा हूँ, उसके बाद आज की क्लास हम छोड़ेंगे। क्या हो गया, ज़्यादा हो गया क्या? तो देखो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, आप लोग भी इसको नोट करिए, और इसी टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा तुम्हारे एग्जाम में। तो देखो यहाँ पे लिखा है, इफ फॉर 2 वेरिएबल्स x एंड y, रो नहीं, तुम्हारा सब्जेक्ट ही रुलाने वाला है। चलो इजी क्वेश्चन नोट करो। एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, देखो, इफ फॉर 2 वेरिएबल्स x एंड y, if for 2 variables x and y, the covariance is 40, the covariance is 40 and variance of x is 16, variance of x is 16 and variance of y is 256 and variance of y is 256। उसके लिखो कॉमा
what will be the value of correlation coefficient? What will be the value of correlation coefficient? कोरिलेशन कोफिशिएंट, सर इसमें कोरिलेशन कोफिशिएंट की क्या वैल्यू होगी? और आपके सामने देखिए 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए लिख लो, उसके नीचे लिखो ऑप्शन ए है 0.01 है, ऑप्शन नंबर बी क्या है सर 0.4 है। ठीक है, तुमको पता, अच्छी बात है, तुम्हारी किताब से क्वेश्चन है तो शांत रहो। 0.4 है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, और ऑप्शन नंबर डी। तो सर ऑप्शन नंबर सी हमको गिवन है 0.625 और ऑप्शन नंबर डी हमको क्या दे रखा है 0.5। तो ये सर 4 ऑप्शन है और हमको इसमें क्या निकालना है, कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है। तभी तो भाई इसमें कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होगा हमको, सर क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है सर हमको क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ पे हमको दे रखा है कोवेरिएंस दे रखा है एक्स और वाई का। अब देखो एक क्वेश्चन में सर हमको क्या क्या गिवन है, कोवेरिएंस एक्स और वाई हमको बता रहा है, तो कोवेरिएंस एक्स और वाई का कितना दे रखा है, कितना है 40 है। सर कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई इज 40। उसका देखो वेरिएंस ऑफ एक्स क्या है सर, वेरिएंस ऑफ एक्स इज 16 एंड वेरिएंस ऑफ वाई इज 256। समझ में आ रहा है? और सर हमको क्या बोल रहे हैं, हमको बोल रहे हैं कि भाई कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होगा। तब ये बताओ भाई वेरिएंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएंस को हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर बोलते हैं। तो भाई क्या हो जाएगा सर, ये समेशन एक्स स्क्वायर होगा और ये क्या हो जाएगा सर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ये बेटा, समझ में आ रहा है? तब ये बताओ सर यहाँ पे अगर हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स क्या होगा, सर यहाँ पे अगर हम निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स तो दैट विल बी अंडर रूट वेरिएंस। समझ में आ रहा है ना क्लास सबको? सर वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट वेरिएंस होता है। समझ में आ रहा है? पीछे क्या नाम है उसको, बंटी नहीं समझ में आ रहा है ये? तो सर क्या हो जाएगा, अंडर रूट वेरिएंस एक्स होगा और ये क्या हो जाएगा सर अंडर रूट वेरिएंस ऑफ वाई हो जाएगा। सर तो अब इसके आगे अगर हम यहाँ पे हम इसको कर रहे हैं, जल्दी से बताओ सबका कृष्णा तुमको छोड़ के, एक्सक्लूडिंग कृष्णा, बाकी लोग बताए इसका आंसर क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सबका आ गया? अभी आता सर यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स क्या होगा। सर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स हमारा यहाँ पे अगर हम रखते हैं अंडर रूट 16 तो सर ये 4 हो जाएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई क्या हो जाएगा सर अंडर रूट 256, दैट विल बी इक्वल्स टू 16। सर ये क्या आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अब सर हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले में रख देंगे। तो फॉर्मूला क्या है सर, कोवेरिएंस एक्स एंड वाई अपॉन क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो सर यहाँ पे हमको स्टैंडर्ड ये क्या दे रखा है 40 अपॉन क्या हो जाएगा 4 इंटू 16। तो क्या हो जाएगा सर 4 10 से 40 हो जाएगा, और 16 से अगर 10 को डिवाइड करें तो कितना आएगा सर 2 5 से 10, और ये क्या आ जाएगा 2 8 से 16। तो भाई 8 से अगर 5 को डिवाइड करो तो कितना आएगा 8 0 से 0.6, हाँ मतलब क्या आएगा सर 0.625 आएगा। समझ में आ रहा है? 0.625 आएगा। तो सर इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझ में आया? क्या आया सबका, क्या यही आया है 0.625? क्या हो गया, खुशी कुछ और आया था क्या? नहीं आया है? क्या निकल के आया है? यही आया है। तो आप लोगों को ये डायरेक्ट एग्जाम में इतना लंबा चौड़ा सॉल्व करना नहीं, बस डायरेक्ट क्या करना है फॉर्मूले में पुटअप करना। अगर आपके माइंड में फॉर्मूला है तो एक क्वेश्चन आपका डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। इसी टाइप से आप लोगों के क्वेश्चन आना है। तो बुक में जितना इलिस्ट्रेशन नंबर 6 7 सब इसी टाइप का क्वेश्चन है। इलिस्ट्रेशन 6 7 8 9
और उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 11 है, 11 है और इलस्ट्रेशन नंबर 13 है। तो सर ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है किसके बेस्ड पे हैं? इट इज़ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। समझ में आ रहा है? स्टैंडर्ड डेविएशंस के बेस पे हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे सर? कोफिशिएंट को ये कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल रहे हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसी टाइप के 2-3 क्वेश्चंस और हैं और कुछ सीए के क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को आज इसका भी पीडीएफ बना के एक्सटेंड कर दूंगा, क्योंकि आपके बुक में ये कोरिलेशन वाले चैप्टर से बहुत ही कम क्वेश्चंस दे रखे हैं। मतलब वो सारे तो हम लोग करेंगे ही, साथ में अपनी तरफ से भी कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू यू ऑल। कृष्णा